तो भाइयों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हानली युआन वो स्टेट आता है फू क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए और सीधे फू क्लैन के एंसेस्टर के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह फू एंसेस्टर के नेफ्यू को मार देता है और वहां से एंसेस्टर फू भागने लगता है। लेकिन हमारे फॉक्स गर्ल जाती है उसके पीछे और एकदम आसानी से क्यूट वे में उसे मार देती है, क्योंकि वो मर्डर करते हुए भी क्यूट लग रही थी। तो जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है जाके उससे पहले देख ले, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। एंसेस्टर फू के मरने के बाद हानली यहाँ पर नहीं रुकता, वे उसी रूम में बैठ जाता है और अपने स्पिरिचुअल सेंस का यूज करके पूरे फू क्लैन को कवर कर लेता है और गोल्डन बीटर्स का यूज करके वो सभी फू क्लैन के डिसाइपल्स को डिवोर करने लगता है। यहाँ पर हानली सिर्फ मॉर्टल्स को छोड़ रहा था और जो भी फू क्लैन के डिसाइपल कल्टीवेशन के पाथ पे चल रहे थे वे तुरंत मारे जा रहे थे। इसमें पूरा फू क्लैन चीख की आवाज से गूंज उठता है और फू क्लैन के अंदर के हवा में पूरी तरीके से ब्लड की महक फैल जाती है। लेकिन वहीं पर फू क्लैन के कैस्टल के लार्ज हॉल में जहाँ पर सभी गेस्ट इस समय रुके हुए थे उन्हें भी चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद सारे गेस्ट में हलचल मचने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है और वे सभी फू क्लैन के डिसाइपल की ओर देखने लगते हैं कि शायद उनसे आंसर मिल जाए। और वहीं पर फू क्लैन का थर्ड कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर उन दोनों डेविल फ्लेम सेट के पास बैठा होता है और वो भी इन चीखने की आवाज सुनकर काफी शॉक हो जाता है। लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन को काम करता है और कहता है कि सभी लोग चिंता ना करें, सब चीज ठीक है, यह सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम होगी जिसे मैं अभी सॉल्व कराता हूँ। यह बंदा यंगर कजन होता है फू क्लैन के एंसेस्टर का। जिसके बाद वो डेविल फ्लेम सेट के उन कल्टीवेटर्स के पास से उठता है और तुरंत कुछ फू क्लैन को डिसाइपल को कहता है कि जाओ देखो बाहर आखिर चल क्या रहा है और तुरंत वापस आकर रिपोर्ट करो। जिसके बाद वो फू क्लैन के कल्टीवेटर्स बाहर चले जाते हैं देखने। लेकिन वहीं पर जो दो डेविल फ्लेम सेट के कोर फॉर्मेशन के कल्टीवेटर होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं डाउट में कि लगता है कि यह छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही फू क्लैन के डिसाइपल्स उस दरवाजे से बाहर जाते हैं पता करने के लिए और तभी उनकी चीखने की आवाज आती है और वो एकदम शांत हो जाते हैं। और इस समय तक क्लियर हो चुका था कि वो दोनों भी मारे जा चुके हैं और इस बात सभी ने क्लियरली सुना था, जिससे सुनने के बाद इसमें सभी गेस्ट की फट चुकी होती है। और वो जो फू क्लैन का थर्ड लीडर था वो भी समझ चुका था कि यह छोटा मोटा मामला नहीं है। वे तुरंत चिल्लाकर कहता है कि एक्टिव कर दो हॉल के रिस्ट्रिक्शन को और तुरंत एंसेस्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करो। जब फू क्लैन के कल्टीवेटर्स यह सुनते हैं तो वे तुरंत साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मान को निकालते हैं और तुरंत उसमें रिकॉर्ड करके उसे भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही वो तालिस्मान रूफ तक पहुंचते हैं वे उल्टी दिशा में फिका जाते हैं और सीधे जमीन पे आकर गिरते हैं, जिसे देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है और कहते हैं कि लगता है हम पूरी तरफ से घिर चुके हैं। और जब यह बात फू क्लैन के डिसाइपल्स बोलते हैं तो इस बात को सुनकर जो कोर फॉर्मेशन के गेस्ट आए थे और उनकी हालत भी खराब होने लगती है। तब वो डेविल फ्लेम सेट का लंगूर से दिखने वाला बंदा कहता है कि फ्रेंड फू, लगता है कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं और ब्रदरसन आपके साथ चलते हैं बाहर देखने की आखिर चल क्या रहा है। जब वो फू क्लैन का थर्ड लीडर यह बात सुनता है तो वे काफी रिलैक्स्ड महसूस करता है। वे तुरंत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं आपका थैंकफुल रहूंगा और मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे आपको ट्रबल करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर डेविल फ्लेम सेट के सन नाम का जो बंदा था वो मदद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चला जाता है। लेकिन वहीं पर जो गेस्ट आए थे कोर फॉर्मेशन स्टेज के वे एक दूसरों को देख रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते मदद करने की। पूरा हॉल इस समय तक एकदम साइलेंट रहता है। सभी इस समय उन्हीं तीन कोर फॉर्मेशन के बंदों को देख रहे थे जो कि इस समय हॉल के बाहर जाने वाले थे। और जैसे ही वो तीनों बंदे हॉल के डोर के पास धीरे धीरे पहुंचते हैं एक बहुत तेज बजिंग साउंड की आवाज आती है बाहर से, जिसको सुनने के बाद वो तीनों एक ही जगह पे रुक जाते हैं और उनकी बॉडी इस समय तक थोड़ी भी मूव नहीं कर रही थी। और तभी उनको आंख को झपकाने तक का समय नहीं मिलता। उसी समय 30 मीटर लॉन्ग अजूरा लाइट आती है बाहर से जो इन तीन कोर फॉर्मेशन के बंदों को लपेट लेती है और उनकी बॉडी से कई सारी अजूरा लाइट की स्ट्रिक बाहर निकलती है जो कि उस पूरे हॉल को कवर कर लेती है। और वह लाइट इतनी तेज होती है कि सभी कल्टीवेटर्स अपनी आंखें तक नहीं बंद कर पाते। लेकिन उस अजूरा बीम की लाइट इतनी तेज थी कि वह सभी कुछ देख नहीं पा रहे थे। और वहीं पर फू क्लैन का थर्ड लीडर और दो जो डेविल फ्लेम सेट के कल्टीवेटर थे उनकी बॉडी एकदम मोशनलेस हो चुकी थी, एकदम शॉक में जैसे चले गए थे। और जो पूरे गेस्ट थे उस हॉल के अंदर उन्हें कुछ पता भी नहीं चल रहा था इस समय तक आखिर चल क्या रहा है। लेकिन तभी सभी का ध्यान एक फीमेल कल्टीवेटर के पास जाता है जो कि काफी तेज से चीखती है, क्योंकि उसके बगल जो फू क्लैन का डिसाइपल बैठा था उसका सर अलग हो चुका था और जमीन पर पड़ा था और किसी के बारे में पता भी नहीं चला कि आखिर ये हुआ कब। उसकी बॉडी से पूरी तरह से ब्लड बह रहा था जो चारों तरफ फैला जा रहा था। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ था उस खौफनाक मंजर का जो आगे होने वाला है। और तभी उनकी नजर पड़ती है उस हॉल में मौजूद सभी फू क्लैन के डिसाइपल्स पे, जिन्हें देखकर उनके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके भी सिर अलग हो चुके थे इस समय और जमीन पर पड़े थे। और वहाँ का नजारा इतना ज्यादा खतरनाक था कि सभी की फट के हाथ में आ जाए। एक पर्सन उस सीन को सपने में भी ना देखना चाहे। उस पूरे लार्ज हॉल के फ्लोर पे इस समय तक सिर्फ सिर ही इधर उधर गिरे पड़े थे। तभी एक बंदा हिम्मत जुटाकर उस फू क्लैन के थर्ड लीडर को कहता है कि लगता है ये अजूरा लाइट कोई ट्रीजर है जो कि कोई बंदा यूज कर रहा है हम पे अटैक करने के लिए। लीडर फू इससे सावधान रहे। लेकिन तभी उसका चेहरा तो और भी खराब हो जाता है, क्योंकि इस समय तक उसकी एकदम फट चुकी थी और उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। वो एकदम मोशनलेस हो जाता है, मानो कि कोई सांप काट गया हो, क्योंकि जो वो आगे का सीन देखता है वो किसी की भी फाड़ कर रख दे। क्योंकि उसके सामने जो फू क्लैन का लीडर और डेविल फ्लेम सेट के जो बंदे थे उन तीनों के इतने टुकड़े होते हैं कि तुम उसको गिन ही ना पाओ और वो एक मीट की पीस तरह पूरे फ्लोर पर बिखर जाते हैं। और जब ये सभी गेस्ट देखते हैं तो उनके हार्ट एकदम रुक सा जाता है, वो भी पैनिक में चले जाते हैं और तुरंत सभी अपने बॉडी के ऊपर बैरियर को क्रिएट कर
कर लेते हैं और कई सारे लोग अपने मैजिक टूल्स को भी निकाल लेते हैं और उन्हें ऊपर रिवॉल्व कराने लगते हैं, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि 3 कोर फॉर्मेशन के बंदों को और इतने सारे फू क्लैन के डिसाइपल के बंदों को एक ही साथ में तुरंत मार देना यह कोई छोटी बात नहीं है। यह जरूर नेसेंट सोल के कल्टिवेटर्स का ही काम होगा, क्योंकि उसी लेवल का कल्टिवेटर सिर्फ ऐसे इजिली मार सकता है सभी को। और जब सभी को यह एहसास होता है कि यह नेसेंट सोल का बंदा है जो सभी को मार रहा है, किसी की एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती और सभी इस समय तक रिग्रेट करने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ पर आए ही क्यों, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था वो बचेंगे नहीं अगर वो नेसेंट सोल के स्टेज का बंदा उन्हें मारना चाहे तो। और वहीं पर जो कोर फॉर्मेशन के कुछ कल्टिवेटर्स थे जिनकी स्पिरिचुअल सेंस ज्यादा तेज थी, वो सोचते कि बाहर देखे आखिर चल क्या रहा है, लेकिन वो बाहर कुछ सेंस ही नहीं कर पाते, क्योंकि फू क्लैन ने इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उस रूम में जिसकी वजह से उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा था आखिर बाहर चल क्या रहा है। और वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं फू क्लैन पे, उसे कर्स करने लगते हैं। लेकिन उसी समय तभी एक पर्सन की आवाज आती है कि जो भी इस हॉल में प्रेजेंट है वो 2 घंटे के पहले बाहर नहीं जाएंगे, और जिसने भी यह डिसऑबे किया और बाहर जाने की कोशिश की वह तुरंत मारा जाएगा इन लोगों की तरह, और 2 घंटे के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। उस मैन की आवाज एकदम सिंपल थी और इतनी ज्यादा कोल्ड थी कि उसको सुनने के बाद सभी के हार्ट एकदम शेक करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो कल्टिवेटर्स इस बात को सुनते हैं तो वे काफी रिलैक्स्ड महसूस करते हैं कि शायद वह बच जाएंगे अब, क्योंकि अगर वह सामने वाला बंदा उन्हें मारना चाहता तो वह चुटकियों में मार सकता था, यह सब बोलने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उनके अंदर एक होप आ जाती है कि शायद वह बच जाएंगे। लेकिन वह क्लियरली समझ रहे थे कि वह इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वह फू क्लैन के मेंबर नहीं है और उन्होंने उस नेसेंट सोल कल्टिवेटर की अभी तक ट्रू पेरेंट्स को देखा नहीं है, और अगर किसी ने भी उसकी बात को डिसऑबे करने की हिम्मत की तो वह तुरंत मारे जाएंगे। वह समझ चुके होते कि यह बंदा जरूर रिवेंज के लिए आया है फू क्लैन के ऊपर, और उन्हें इस समय तक विश्वास नहीं हो रहा था कि पूरा फू क्लैन इस समय डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जिनका रिलेशनशिप फू क्लैन के कुछ करीब था उनके अंदर भी हिम्मत नहीं होती एक नेसेंट सोल के कल्टिवेटर से पंगा लेने की। जिसके बाद बाहर से चीखने की आवाज आती ही रहती है और धीरे धीरे 2 घंटे बीत जाते हैं, और इस समय तक क्लियर हो चुका था कि कोई भी फू क्लैन का डिसाइपल इस समय तक नहीं बचा है। वे सभी मारे जा चुके हैं और फू क्लैन युआनवू स्टेट से समझ लो खत्म हो चुका है। और यह सोचकर काफी लोग दुखी भी थे जिसका रिलेशनशिप फू क्लैन से अच्छा था, लेकिन उन्हें समझ आ चुका था कि नेसेंट सोल के स्टेज के बंदे को ऑफेंड करने का परिणाम क्या है, और इसी वजह से कोई भी एक आवाज नहीं निकल रहा था, सभी अपनी जगह पे खड़े थे। लेकिन अभी तक 2 घंटे बीत चुके थे और वहाँ का माहौल एकदम शांत हो चुका था, कोई भी स्क्रीम की आवाज नहीं आ रही थी बाहर से। लेकिन कुछ समय और बीतने के बाद कुछ कोर फॉर्मेशन के बंदे डेयर करते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जो कि सेफली वहाँ से भाग भी जाते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे सभी एक एक करके वहाँ से भागने लगते हैं और कुछ ही देर में वो पूरा हॉल एकदम खाली हो जाता है। और जब वो सभी गेस्ट कैस्टल के बाहर का नजारा देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, सब कुछ वहाँ पर जल के राख बन चुका था। और कैस्टल से ज्यादा दूर जाने पर उन्हें कुछ मॉर्टर्स दिखे फू क्लैन के, जिन्हें अब तक शायद कुछ पता भी नहीं है आखिर हुआ क्या है। यह देखकर वो समझ जाते हैं कि अटैकर सिर्फ फू क्लैन के डायरेक्ट लाइनेज और कल्टिवेटर्स को मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने जो अभी एक्सपीरियंस किया था उसे देखते हुए वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकते और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। और वहीं पर कुछ लोग फू क्लैन के बाहर रुक जाते हैं इस बात को फैलाने के लिए, जिसके बाद वो भी वहाँ से रुक चक्कर हो जाते हैं। फू क्लैन का डिस्ट्रॉय होना काफी इंपॉर्टेंट मैटर था दोनों के लिए, जो उससे फ्रेंडली थे और जो उसके दुश्मन थे। और वहीं पर जब डेविल फ्लेम सेट के 2 मेंबर मारे गए हैं, इसकी वजह से डेविल फ्लेम सेट को फोर्स होना पड़ा एक्शन लेने के लिए, चाहे उसके सामने नेसेंट सोल के कल्टिवेटर ही क्यों ना हो। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो जानता था कि डेविल फ्लेम सेट ये सब दिखाने के लिए कर रहा है, वह सिर्फ अपने कुछ लो ग्रेड कल्टिवेटर्स को भेजेगा इसका एग्जामिन करने के लिए, जिसके बाद वो इस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि एक नेसेंट सोल के कल्टिवेटर से पंगा लेना इतना आसान नहीं होता। उन्होंने भले ऐलान कर दिया है कि वे अपने नेसेंट सोल के कल्टिवेटर्स को भेज रहे हैं उस कल्टिवेटर को किल करने के लिए जिसने उसके मेंबर को मारा है, वह भी दिखावा करने के लिए है, क्योंकि एक नेसेंट सोल के कल्टिवेटर को मारना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए 4 नेसेंट सोल के कल्टिवेटर लगेंगे और उनको आगे से रिस्ट्रिक्शन भी सेट करना पड़ेगा, तभी वे शायद एक नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स को मार पाए। और अपने सेट के इतने सारे नेसेंट सोल के बंदों को कोई भी एक साथ नहीं भेजना चाहेगा, सिर्फ 2 कोर फॉर्मेशन के बंदों के लिए। और अगर सेट एक्शन लेना भी चाहे तो वे नेसेंट सोल के कल्टिवेटर एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उनका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। वो इतनी छोटी मोटी बात के लिए क्यों एक्शन लेंगे, वो भी अपने लेवल के कल्टिवेटर्स के अगेंस्ट, जिसमें उनकी जान जाने की रिस्क भी ज्यादा है। और वहीं पर जो इस इंसिडेंट के विटनेस थे वे तुरंत अपने सेट लौट जाते हैं इस खबर को लेकर, क्योंकि उनको आगे से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज होने वाला है पूरे युआनवू स्टेट में। और तभी वहीं पर फू क्लैन के अंदर कई सारे ग्रीन रोब्ड कल्टिवेटर आ जाते हैं, और वो जब देखते हैं कि फू क्लैन के कैस्टल का रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, उस पर कोई हार्म नहीं है, तो वो हैरान हो जाते हैं। और इस समय तक फू क्लैन के आउटर डिसाइपल भी इंटर करते हैं फू कैस्टल के अंदर, उन्हें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद धीरे धीरे कई सारी पावर्स आ जाती हैं फू क्लैन के अंदर और सब कुछ डिवाइड करने लगते हैं, स्पिरिट स्टोन, मार्केट प्लेस, उनका सभी होल्डिंग सब डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर हानली को इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वे आराम से युआनवू स्टेट के एक माउंटेन में फ्लाई करते हुए जा रहा था, और अब तक कई दिन बीत चुके थे और हानली इस समय एक स्मॉल माउंटेन में था। वे उस माउंटेन के सेंटर में देख रहा था जहाँ पर फॉग इकट्ठा हुए थे, और वो धीरे से कहता है कि 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यह जगह अब भी सेम है और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी अभी एग्जिस्ट करते हैं। यह छोटा सा माउंटेन सिन रुइन का घर हुआ करता था। पास्ट में हानली ने दोस्ती की थी सिन रुइन और ची युन सियाओ से, और जब उसने अभी उनके भी हाल पे रिवेंज ले लिया है तो वह सोचता है कि जाए उनके ग्रेव पे थोड़ा रिस्पेक्ट दे आए और इस मैटर को पूरी तरह से यहाँ पर खत्म करे। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि सिन रुइन का फॉर्मल रेसिडेंस अब कोई और यूज कर रहा है, वहाँ पर अब कोई और है। यह देखकर हानली के चेहरे
चेहरे पे एक डाउटफुल एक्सप्रेशन आ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद हानली तुरंत उसी माउंटेन की तरफ बढ़ जाता है और सीधे जाके उस माउंटेन के फॉग के पास रुकता है, जहाँ पर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगे थे। लेकिन हानली के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होती। वो अपने बैग होल्डिंग से कुछ सील को निकालता है, जिसके बाद वो आसानी से उस फॉग में से एक पैसेज बना लेता है, जिसके बाद वो मिस डिस्पेयर हो जाता है और हानली तुरंत उसके अंदर चला जाता है और सीधे जाके सिन रुयन के रेसिडेंट के आगे रुकता है। और उस डीप येलो बेम्बू से बने हुए बिल्डिंग को देखकर हानली को थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील होता है, एक फीलिंग ऑफ सैडनेस जो कि काफी समय से चली गई थी। लेकिन उसी समय तभी एक मिडिल एज वुमेन निकलती है उस बेम्बू हाउस से। उसका चेहरा अब भी ब्यूटीफुल था और उसकी बॉडी से वीक स्पिरिचुअल ची फ्लक्चुएशन इमिट हो रही थी। वे ओनली 4th लेयर ची कंडेंसन की कल्टिवेटर थी और जब हानली उसको देखता है तो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लड़की काफी फैमिलियर लुक दे रही थी। और तभी वो लड़की हानली से कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए। और वह लड़की कुछ तालिस्मान निकाल लेती है हानली पे अटैक करने के लिए, क्योंकि वह फील कर पा रही थी कि हानली की ट्रू कल्टिवेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन तभी हानली उस लड़की से पूछना चाहता था कि तुम कौन हो, लेकिन उसकी सरप्राइज में वो लड़की तुरंत कहती है कि क्या आप सीनियर हान हैं। यह सुनकर हानली थोड़ा हैरान होता है और वो पूछता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है श्याओमई से, तुम काफी सिमिलर दिखती हो उससे। यहाँ पर पास्ट में श्याओमई सिन रुयन की सर्वेंट हुआ करती थी। और जब वह लड़की हानली की बात सुनती है तो वह तुरंत अपने सिर को झुका लेती है रिस्पेक्टफुली वे में और कहती है कि सीनियर आप जरूर मेरे एंसेस्टर की बात कर रहे हैं। मेरी एंसेस्टर कई साल पहले ही गुजर गए और इस समय यह जूनियर ही रह रही है मिस सिन की रेसिडेंस में। जिसको सुनकर हानली स्मेल करता है और कहता है कि तुम सर्वेंट श्याओमई की डिसेंडेंट हो। मुझे नहीं पता था कि वह सिली लिटिल गर्ल अब एंसेस्टर बन चुकी है। जिसके बाद हानली पूछता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। जिसके बाद वो लड़की थोड़ा ब्लश करती है और कहती है कि पास्ट में मेरे एंसेस्टर ने आपका पोर्ट्रेट खुद ही ड्रॉ किया था, इसे देखते हुए ही मैं बड़ी हुई हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको पहचान पाई। जिसे सुनकर हानली कहता है ओह मेरा पोर्ट्रेट, मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ पर हानली के चेहरे पे एक एक्साइटमेंट दिखती है और वो तुरंत एक्साइटमेंट में पूछता है कि क्या मैं अपने पोर्ट्रेट को देख सकता हूँ। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है क्यों नहीं सीनियर, क्यों ना सीनियर पहले अंदर चले, जिसके बाद मैं आपका फोटो लाती हूँ। जिसके बाद हानली थोड़ा हेजिटेशन के बाद उस बैम्बू बिल्डिंग में एंटर करता है और देखता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। इन्होंने काफी अच्छे से इसे मेंटेन किया है इतने सालों तक। और जिसके बाद हानली एक सीट पे बैठ जाता है और वहीं पर वो लड़की टी देती है हानली को, जिसको पीने के बाद हानली महसूस करता है यह सिन रुयन जैसा नहीं है पर काफी अच्छी है। और हानली जहाँ पर टी को पी रहा था वहीं पर वो वुमेन दौड़ती हुई जाती है दूसरे बिल्डिंग में। वहीं पर हानली अपने स्पिरिचुअल सेंस से उस बिल्डिंग को एग्जामिन करने लगता है, जो कि एक पवेलियन टाइप की बिल्डिंग होती है, जिसका फर्स्ट फ्लोर एकदम खाली होता है। लेकिन सेकंड फ्लोर पर उसे 2 लॉन्ग वुडन टाइप के पीच ब्लैक मेमोरियल टैबलेट दिखते हैं, जिसपे नाम लिखा होता है ची युनस्याओ और सिन रुयन। और जब हानली यह देखता है तो थोड़ा वह उदास हो जाता है, क्योंकि हानली को उन दोनों की स्माइल याद आ जाती है और वो थोड़ा सैड फील करता है कि वो दोनों अब जा चुके हैं। और वहीं पर वो लड़की उस मेमोरियल टैबलेट के सामने से झुकाती है और वहाँ के टेबल के अंदर रखा एक लॉन्ग स्क्रोल को लेती है और तुरंत भाग के आती है हानली के पास और रिस्पेक्टफुल वे में हानली को दे देती है। और जब हानली देखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस पोर्ट्रेट में एक अजूरा रोड मैन खड़ा था स्माइल करते हुए, जो कि एकदम हानली जैसा ही दिख रहा होता है। जिसके बाद हानली पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे एंसेस्टर ने मेरा पोर्ट्रेट क्यों रखा। और जब वो लड़की यह सुनती है तो थोड़ा हेजिटेट करती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि सीनियर हान, क्या मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के पहले आपसे यह पूछ सकती हूँ कि क्या आपको अपना दिया हुआ प्रॉमिस याद है जो आपने दिया था मिस रुयन को। जिसे सुनकर हानली स्माइल करते हुए कहता है कि बिल्कुल याद है, क्या तुमको भी इस मैटर के बारे में पता है। जिसके बाद वो लड़की थोड़ा सैड हो जाती है और कहती है कि यह जूनियर सीनियर की वजह से यहाँ पर रह रही है, लेकिन आपको मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकती जब तक आप अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करेंगे। जिसको सुनकर हानली तुरंत एक बॉक्स को निकालता है और उस लड़की के सामने रख देता है। उस बॉक्स में एंसेस्टर फू का सिर होता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और वहाँ आंसू दुख के नहीं होते बल्कि खुशी की होते हैं, क्योंकि वो लड़की इस सिर को पहचान लेती है कि वो एंसेस्टर फू का ही था, क्योंकि एक बार उस लड़की ने एंसेस्टर फू का चेहरा देखा था। और वहीं पर हानली कहता है कि मैंने फू क्लैन को कई दिनों पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अगर तुम थोड़ा बाहर जाओगे और कहीं पर भी पूछोगी किसी भी मार्केट प्लेस में तो तुम्हें पता चल जाएगा इस बारे में। तब वो लड़की कहती है कि सीनियर आप यहाँ पर आए हैं इस हेड को लेकर। लेकिन तभी हानली बोल पड़ता है कि हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ मिस सिन और फिलोडाइस ची को एक आखिरी बार मिलने के लिए। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ज्यादा फ्रेंड्स को नहीं बनाया है, लेकिन वो दोनों मेरे काफी अच्छे फ्रेंड थे और इसीलिए मैंने ये रिवेंज उनके बिहाफ में लिया है। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है कि एंसेस्टर काफी खुश होंगे अंडरवर्ल्ड में। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि सीनियर आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। वह लड़की तुरंत भाग कर जाती है और एक ट्री के नीचे थोड़ा खोदने लगती है और वहाँ पर एक जेड बॉक्स निकलता है, जिसे लेकर वह तुरंत हानली के पास दौड़ कर आती है। तब हानली पूछता है कि यह क्या है। तब वो लड़की कहती है कि सीनियर हान, जब मिस सिन इस दुनिया को छोड़कर गई थी उन्होंने आपके लिए कुछ मैसेज छोड़ा था और यह बॉक्स भी उसी के साथ था, और उन्होंने कहा था जब आप वापस आएंगे अपने प्रॉमिस को फुलफिल करके तब मेरी एंसेस्टर ये आपको दे दे। लेकिन आप काफी दिन तक नहीं आए और मेरी एंसेस्टर भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और वे मुझे ये सब सौंप के चली गई और तभी उन्होंने आपके पोर्ट्रेट को बनाया था। जिसके बाद वो लड़की उस जेड बॉक्स को हानली को दे देती है, जिसपे कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगे थे, लेकिन हानली के लिए वो काफी मुश्किल नहीं थे। और फिर हानली उस रिस्ट्रिक्शन को आसानी से हटा देता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि पास्ट में
उसके कई सारे एंसेस्टर ने इसको खोलने की कोशिश की थी पर वे थोड़ा भी कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन सीनियर हान ने इस बॉक्स को चुटकियों में खोल दिया। वहीं पर उस जेड बॉक्स के अंदर हानली को एक जेड स्लिप मिलती है, जिसे एग्जामिन करने के बाद हानली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन को काम करता है और कहता है कि यह जेड स्लिप मेरे लिए काफी यूजफुल है, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। और फिर हानली कहता है उस लड़की से कि क्या तुम्हारे साथ कोई यहाँ पर और भी रहता है, जिसके बाद वो लड़की एक्साइटेड होकर कहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं, जो कि वो भी एक कल्टीवेटर है मेरे स्टेज के, लेकिन मेरा एक यंग सन है जिसका एप्टीट्यूड काफी अच्छा है। जिसके बाद हानली पूछता है कि क्या इस मैटर के बारे में किसी और को पता है, तब वो लड़की कहती है कि नहीं, इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि सीनियर आप थोड़ा देर और रुक जाइए, मेरे हस्बैंड और सन आ रहे हैं, जिसके बाद आप चले जाइएगा। जिसका हानली कोई जवाब नहीं देता और उस लड़की की मेमोरीज को इरेज कर देता है। तब वो फॉक्स गर्ल कहती है कि मास्टर आपने उसकी मेमोरीज को क्यों इरेज किया। तब हानली कहता है कि यह उसके लिए अच्छा ही है, अगर मैं ऐसा नहीं करता या मेरे लिए ट्रबल तो बनता ही, इस लड़की के लिए भी काफी खतरा होता, लेकिन अब जब उसकी मेमोरीज इरेज हो गई है तो यह मैटर अच्छे से सॉल्व हो गया। जिसके बाद हानली सिंड्रूजन के मेमोरियल टैबलेट के पास जाता है और वहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट अच्छे से पे करने के बाद वहाँ पर कुछ देर तक रुकता है, जिसके बाद हानली वहाँ से निकल पड़ता है। और रास्ते में वो फॉक्स गर्ल पूछती है कि मास्टर उस जेट स्लिप में क्या था। तब हानली कहता है इसमें एक स्पेल फॉर्मेशन रिकॉर्ड है जो कि काफी ग्रैंड और परफाउंड लेवल पे है, और अगर मैं अपने करंट लेवल से भी इसे समझने की कोशिश करूँ तो नहीं समझ पाऊंगा। और इसके अलावा एक सीक्रेट आर्ट भी है जो कि काफी पावरफुल है और मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और यहाँ पर मानुआ में से ज्यादातर स्टोरी कट कर दी गई है, इस वजह से नॉवेल्स में के ज्यादातर सीन नहीं मैच कर रहे होंगे, तो थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके जरूर बताए कैसा लगा ये एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।